पिछली 2 क्लासेस का सारा कोर्स स्टडी कर लिया होगा, आप तक मॉड्यूल्स पहुंच चुके हैं। और मैं एक बार पिछला लेक्चर पहले रिवाइज करती हूँ आज का नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। आज मैं ब्लड टॉपिक लूंगी, लेकिन उससे पहले ब्लड वेसल्स मैंने आपको बताया था कि इट इज एन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूंगी। 3 तरह की ब्लड वेसल्स का जस्ट ओरली रिवाइज करूंगी, ज्यादा कुछ बोर्ड वर्क नहीं करूंगी अभी मैं। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में बेटा हमने पढ़ा था इन लास्ट लेक्चर। इन तीनों के हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने देखा था कि आर्टरीज उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड लेके आती हैं। वेन्स उन्हें कहते हैं जो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट तक चली जाती है। आर्टरीज ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज में एक्सेप्शन आती है पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स में पल्मोनरी वेन इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ज्यादा थिकनेस हमने देखी कि आर्टरीज की होती है और वेन्स की टोटल थिकनेस जो होती है वो आर्टरीज से काफी कम होती है। फिर इनकी 3 लेयर्स का हमने कंपैरिजन किया था। ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया जो कि मिडिल एम फॉर मस्कुलर लेयर मैंने आपको बताई थी। ट्यूनिका इंटरना द इंटरनल मोस्ट लेयर, ये 2 वेसल्स में हमें देखने को मिली थी। सिर्फ ट्यूनिका एक्सटर्ना है जो वेन्स में ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज। ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना आर्टरीज में ज्यादा थिक होती है। तो 2 लेयर्स जो है वो आर्टरीज में ज्यादा थिक है, तो टोटल थिकनेस भी आर्टरी की ही ज्यादा होती है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ। आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक आई स्किप्ड इट और नॉट। तो एक पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि जो लोकेशन होती है आर्टरीज और वेन्स की, आर्टरीज जो होती हैं ये ज्यादातर बॉडी में दे लाई डीप इनसाइड। इस पॉइंट को जरूर आप नोट कर लीजिए उसी डिफरेंशिएट अपने चार्ट के साथ। आर्टरीज जो होती हैं वो काफी डीप इनसाइड होती हैं और वेन्स सुपरफिशियल होती हैं। जो हमें ये ब्लू या ग्रीन लाइन्स सी दिखती रहती है, ब्लूइश ग्रीन लाइन्स दिखती रहती है हमारे स्किन के बिल्कुल ऊपर, ये वेन्स होती है, ये आर्टरीज नहीं होती। तो वेन्स सुपरफिशियल होती हैं। जैसे मैंने आपको इस टॉपिक के लिए बता दिया था कि ट्यूनिका एक्सटर्ना इसमें थिक इसलिए होता है क्योंकि ये सुपरफिशियल होती हैं। तो आर्टरीज डीप इनसाइड होती हैं। क्या हर जगह आर्टरीज डीप इनसाइड होती है? नहीं, आर्टरीज कुछ प्लेसेस पे सुपरफिशियल भी होती है। कौन सी प्लेसेस पे? जहां जहां हम पल्स सुन सकते हैं, पल्स फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट पे आप लोग कभी चेकअप कराने जाते हो या आपके घर से कोई जाता है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर यहाँ पे 3 फिंगर्स रख के अपनी पल्स चेक करते हैं। इसे रेडियल पल्स बोला जाता है। फिर यहाँ पे क्योंकि रेडियल आर्टरी से पल्स चेक की जाती है। फिर यहाँ पे पल्स चेक करते हैं ब्रेकियल आर्टरी से ब्रेकियल पल्स। और आप नोटिस कर सकते हो आपकी गर्दन में, स्पेशली बॉयज में ये चीज बहुत प्रोमिनेंट होगी, जहां पे आपका एडम्स एप्पल होता है। तो एडम्स एप्पल के ऊपर फिंगर रखें और यूं ट्रेस करते हुए फिंगर को साइड पे लेके जाएं और जहां पे डिप्रेशन आता है उसके अंदर इसको पेनिट्रेट करें और वहां पे आपको पल्स फील होगी। गर्ल्स के एडम्स एप्पल तो नहीं होगा लेकिन हल्का सा प्रोटूबरेंस होगा, तो वहां से वो अपनी फिंगर को इस तरीके से टच करके और फिंगर यूं ट्रेस करके आप इस डिप्रेशन में लेके जाइए, आपको वहां पे पल्स महसूस होगी इस पोर्शन में। और यहाँ पे शोल्डर के पास, यहाँ पे आपको पल्स फील होगी। आपके टेम्पल रीजन के पास, यहाँ पे भी आपको पल्स फील होगी। आपके एंकल के पास, जो पैर का एंकल होता है उसके पास भी आपको पल्स फील होगी। कुछ प्लेसेस में आपको पल्स फील हो रही है, वहां पे आर्टरी ज्यादा है। आर्टरीज लाई डीप इनसाइड एक्सेप्ट एट सर्टेन प्लेसेस, एक्सेप्ट एट रिस्ट, एंकल, टेम्पल रीजन एक्सेट्रा। यहाँ पे आर्टरी ऊपर होती है। अब यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स जो हमें वेन्स दिखाई दे रही है, इनमें हमें पल्स क्यों नहीं सुनाई देती? आर्टरी में क्यों सुनाई देती है? क्यों सुनाई देती है? देखो इन सभी प्लेसेस पे मैंने आपको बताया जहां जहां पल्स सुनती है आप समझ लो कि आर्टरी ऊपर है, ठीक है। जहां पे पल्स नहीं है और बाकी वेसल्स हमें दिखाई देती हैं, ये सारी वेन्स हैं। अब आर्टरी में ही क्यों पल्स का पता चलता है, वेन में क्यों नहीं पता चलता? तो दोनों में ब्लड ही रहा है,
आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आर्टरीज में हार्ट से ब्लड जाता है। तो ये आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं हार्ट से ऑर्गन तक, और वेन्स वो वेसल होती हैं जो ऑर्गन से हार्ट तक कैरी करती हैं ब्लड को। अब हार्ट क्योंकि एक पंपिंग ऑर्गन है, सेम रीजन जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ट से ऑर्गन तक जा रहा है तो वॉल्व्स नहीं होंगी, उसमें वॉल्व्स की जरूरत नहीं है। तो हार्ट से जा रहा है, हार्ट अगेन पंप करता है, जिसके कारण जर्की फील भी हो रहा था, है ना। तो पंप कर रहा है जैसे जैसे वो, तो ये पल्स हमें तब तक फील होती है जब जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है ब्लड को आगे पंप करने के लिए, ठीक है। और वेन्स में हमें पता है कि कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, इस वजह से इसमें हमें पल्स फील नहीं होती है। दिस वाज द पॉइंट दैट यू हैव टू फोकस देयर। बाकी पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे आर्टरीज में से पहला पॉइंट, हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट। Arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Arteries are thicker than vein generally. Tunica externa is thicker in veins than arteries. Tunica media and interna, both of them are thicker in arteries than in veins. Lumen artery का narrow होता है vein से, और capillaries का जो lumen होता है वो सबसे ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। आर्टरीज को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं और वेन्स को ब्लू कलर से, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज को रेड कलर से डिनोट और इसको वेन्स को ब्लू से डिनोट हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वीनस ब्लड ब्लू होता है, वो हल्का सा पर्पलिश टिंट देता है। मैं आपको एक बार दिखाना चाह रही हूँ कि वो एग्जैक्टली कैसा होता है। मैंने इसकी पिक्चर रखी हुई है, दैट आई विल शो यू, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल जाए कि वो कैसा होता है। ब्लू ना समझें आप उसे। दिस इज द पिक्चर। यहाँ पे ये वाला है आर्टीरियल ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस वन इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या वीनस ब्लड। आप देख सकते हो कि ये ब्लू नहीं है, दिस इज नॉट ब्लू। ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं आर्टीरियल ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के। दिस इज ब्राइट रेड एंड दिस इज विद अ लिटिल पर्पलिश tinge but not blue. Fine, I hope it is clear. I'll move on to the other points. इसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स थे वो कि आर्टरीज में जो फ्लो होता है वो जर्की होता है, वो भी मैंने आपको रीजन बताया था कि वो पंपिंग के कारण जर्की यानी धक्केदार होता है कि जर्क्स उसमें आती रहती हैं। और वेन्स में स्मूथ फ्लो होता है, यूनिफॉर्म फ्लो होता है। And from a cut artery the flow is jerky, from a cut vein the flow is uniform. Or after death arteries get empty after death and veins जो है वो भरी रहती हैं। और arteries डेथ होने के बाद खाली हो जाती हैं, लेकिन उनका जो डायमीटर रहता है वो गोल रहता है। क्रॉस सेक्शन होता है बेटा, जैसे कि ये ब्लड वेसल जा रही है, इसको हम यूं काट दें और फिर इसको यूं रिफ्लेक्ट करके देखें। जैसे कि ये मार्कर ऐसे लंबा है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, यानी कि यूं काट करके अगर इसे देखेंगे तो क्या होगा, सर्कुलर, इसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आर्टरी का जो क्रॉस सेक्शन होता है इवन आफ्टर डेथ वो गोल रहता है, और वेन्स का जो होता है वो ऐसे गोल नहीं रहता, वो हल्का कोलैप्स कर जाता है। हालांकि वो बड़ी हुई होती है तो भी वो कोलैप्स कर जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, खाली होने के बावजूद ये गोल रहता है और इसका कोलैप्स कर जाता है। रीजन मैंने आपको बताया था, इसकी टोटल थिकनेस जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम ब्लड जो हमारा आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। Go. हमारी बॉडी में ऑन एन एवरेज, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, नियरली 70 kg ऑफ ह्यूमन बीइंग की, 60 to 70 kg जो ह्यूमन बीइंग है उसकी हम बात करें तो उसकी बॉडी में नियरली 5 to 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। 5 to 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। ये जो ब्लड होता है बेटा हमारा, ये ओपेक होता है। ओपेक से क्या मतलब है,
क्लासेस भी शायद की होंगी, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। हालांकि ये टर्म्स वैसे बायो का इतना हिस्सा नहीं है, लेकिन दिस टर्म कम्स टू डिफाइन अ बायोलॉजिकल टर्म, तो मैं आपको बताऊंगी जरूर क्या होता है। ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा ट्रांसपेरेंट होता है, यू कैन लुक थ्रू, उसके अदर साइड भी आप उसमें देख सकते हो। जैसे कि अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, यहाँ पे अगर एक शीशा भी लगा हुआ हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तो भी आप लोग मुझे उस शीशे के आर पार देख पाओगे। तो दैट इज ट्रांसपेरेंट, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट। जैसे आजकल आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी काम करते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं, यानी कि उनके काम को हम लुक थ्रू कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मिरर वो शीशा होगा, सिंपल ग्लास लगा होगा, तो उसके आर पार आप फिर भी मुझे देख पाओगे, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसलूसेंट से क्या मतलब है? ट्रांसलूसेंट से हल्का धुंधला सा, हल्का धुंधला सा, यानी कि नॉट एग्जैक्ट धुंधला नहीं, मतलब कुछ हद तक आप देख सको मुझे कुछ हद तक ओपेसिटी आ जाए, लाइक क्लियरली नहीं देख सकते, तो वो चीज हो जाती है ट्रांसलूसेंट। और ओपेक मतलब आप बिल्कुल ही नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी शीट ले लूं, अगर यहाँ पे लाइक इस तरीके से कवर कर लूं, तो ये मार्कर्स मेरे सामने हैं, कैन यू लुक थ्रू द मार्कर्स? नो यू कांट, सो दैट मीन्स दे आर ओपेक, राइट, दे आर ओपेक। तो ब्लड, ज्यादातर बच्चों को, अगर मैं अभी आप क्लास में होते तो मैं पहले ओपेक वर्ड ना लिखती, आपको जरूर पूछती कि इनमें से क्या होगा, तो ज्यादातर बच्चों का रिस्पॉन्स क्या आता है कि ट्रांसलूसेंट होगा ना, है ना, बिकॉज वो लिक्विड कंटेंट होता है, आपका लगता है वो ट्रांसलूसेंट होगा। बट नो, जैसे ये टेस्ट ट्यूब अज्यूम कर लो इसको फिलहाल, अगर टेस्ट ट्यूब है उसमें ब्लड भरा हुआ है, इसको ऐसे ही अज्यूम करो कि टेस्ट ट्यूब है और उसमें ये ब्लड भरा हुआ है, कैन यू लुक थ्रू इट? नो यू कांट। सिमिलरली अगर ब्लड एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भरा होता है तो उसके आर पार आप नहीं देख सकते। टेस्ट ट्यूब हमें पता है कांच की बनी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर जब हम ब्लड को भर देते हैं तो उसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, तो ब्लड क्या हुआ बेटा? ओपेक हुआ। जो ब्लड है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अब मैं कुछ टॉपिक्स, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स आप करते रहेंगे, उनमें से हम 3 टर्म्स होंगी जो बार बार यूज करेंगे। कोई भी ऑर्गन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल इन ओरिजिन और मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, एक्टो मतलब बाहर, जैसे मैंने कल आपको 3 टर्म्स बताई थी ना, इंट्रा, इंटर और एक्स्ट्रा। सॉरी, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी इंट्रा, इंटर और एक्स्ट्रा टर्म्स। वैसे ही ये टर्म्स भी आप ध्यान में रखना। ऐसे जो टर्म्स मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ, वर्ड्स के पार्ट के मीनिंग्स जो बताती रहती हूँ, उनको जरा ध्यान में रखा करो और सेपरेट लिख लिया करो, बिकॉज ये टर्म्स अगर आपको आ गई तो मैक्सिमम टर्म्स आपको बायोलॉजी की समझ आनी शुरू हो जाती है। अब ये टर्म्स की हम बात करें, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल। एंडो का मतलब होता है बेटा अंदर, एक्टो का मतलब होता है बाहर और मीजो का मतलब होता है बीच का, एम फॉर मिडल अगेन। तो जब ये होती क्या है एग्जैक्टली, जब मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है एम्ब्रियो बनने के लिए, रिप्रोडक्शन में आपने 10th में जैसे किया, जाइगोट बनने के लिए मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है, उसके बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू होती है, एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। उसी प्रोसीजर में एक वक्त पर क्या होता है कि जितने भी सेल्स बने हुए होते हैं वो 3 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। मैं अब एग्जैक्ट सेल्स नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ले जाएगा, तो मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। तो वो 3 लेयर्स में सेल्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं। वो कैसे, पहले क्या बनता है, बाद में क्या बनता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये सब जब हम रिप्रोडक्शन करेंगे नेक्स्ट ईयर तब हम डिटेल में करेंगे। अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल इसकी नहीं कराऊंगी। इसमें टर्न बाय, तीनों लेयर्स एक साथ ऐसे नहीं बन जाती, टर्न बाय टर्न बनती हैं लेयर्स एक्चुअली, लेकिन एक स्टेज पे उसमें क्या होता है 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं ऐसे। ठीक है, तो कुछ हमारी इन्हीं सेल्स से हमारी सारी बॉडी बनती है। कुछ ऑर्गन्स हमारी ये एक्टोडर्मल बनाएगी, जैसे एक्टो मतलब बाहर की तरफ स्किन होती है ना, तो स्किन, नेल्स, ऐसे ऑर्गन सारे इससे बन जाते हैं,
एक्टोडर्मल इनोवेजन। कुछ ऑर्गन्स हमारे मीजोडर्म से बनते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की कि मीजोडर्मल इनोवेजन, तो वो मीजोडर्म से ब्लड बना हुआ है। और कुछ ऑर्गन्स हमारे किससे बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। तो ये हम जैसे जैसे चैप्टर्स करते जाएंगे वैसे वैसे करेंगे, और साथ में एक साथ हम ये कंप्लीट डिटेल आपकी नीट तक, वैसे आपको +1 के एग्जाम्स में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा कि एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल या एंडोडर्मल है ब्लड या नहीं है, ये आपके नीट में कुछ हद तक काम आएगा। और उसके लिए नेक्स्ट ईयर भी जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर करेंगे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट, तो उस टॉपिक में भी मैं आपको एक चार्ट की तरह इलैबोरेट कर दूंगी इस चीज को। जब हम देखेंगे कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं, उसके साथ ही मैं आपको बता दूंगी कि एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, मीजोडर्म से और एंडोडर्म से रिस्पेक्टिवली कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं। फिलहाल तक के लिए यू जस्ट हैव, अभी थोड़ा ग्लिम्स दे दिया मैंने आपको, आइडिया दे दिया कि ये लेयर्स होती क्या है, और फिलहाल तक के लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्या है, मीजोडर्म से बनता है, क्योंकि हम नीड बेस्ड स्टडी कर रहे हैं तो हमारे टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और आपको ज्यादातर पॉइंट्स जो मैं क्लास में कराती हूँ मॉड्यूल्स में वो मिल जाएंगे। ओके, और एंड 5 to 5.5 लीटर्स पूरा वॉल्यूम इसका 5 to 5.5 लीटर्स कंप्लीट बॉडी में होता है, ओपेक होता है, मीजोडर्मल इनोवेजन होता है, और ये क्या होता है, इसका जो पीएच होता है बेटा वो 7.4 होता है, यानी कि ये क्या हुआ, स्लाइटली बेसिक। अब आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे न्यूट्रल, बट इट इज नॉट न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है एग्जैक्ट 7, स्लाइटली बेसिक, क्योंकि 0.4 उससे दूसरी तरफ है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट लेते हैं क्योंकि पीएच स्केल अगर आपको याद हो 10th में आपने किया था, तो वो 0 to 14 का स्केल होता है, बीच का उसका 7 होता है। जिस पीएच पेपर से आप लोग मेजर करते थे, 7 पीएच जिस चीज की होती है उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। 7 से नीचे जो चीजें होती हैं उनको, जिनकी पीएच 7 से नीचे होती है उनको हम एसिडिक बोलते हैं, और जिन चीजों की पीएच 7 और 14 के बीच में होती है उनको हम बेसिक बोलते हैं। आप केमिस्ट्री में भी इस चीज की डिटेल करोगे, एसिडिक चीजें खट्टी होती हैं, बेसिक चीजें बी फॉर बेसिक, बी फॉर बिटर, कड़वी होती हैं, तो ये सब चीजें करोगे। चलो दैट इज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, लेकिन फिलहाल के लिए ब्लड का जो पीएच है वो क्या होता है, 7.4 पीएच होता है इसका, यानी कि 7 नहीं है, 7 से थोड़ा सा इस तरफ है, थोड़ा सा बेसिक की तरफ है, तो यहाँ पे नियरली इसका पीएच होगा। दैट इज व्हाई हम लोग इसको स्लाइटली बेसिक मान रहे हैं, स्लाइटली बेसिक। क्लियर? ये डिटेल्स हैं, सिंपल बेसिक डिटेल्स अबाउट ब्लड। और ये सब कुछ जो हमने ब्लड के बारे में पढ़ा किस कैटेगरी में आएगा, अगेन स्टडी की हम बात करेंगे। जैसे हमने बात की थी zoology, स्टडी ऑफ एनिमल्स, फिजियोलॉजी, स्टडी अबाउट आवर बॉडी फंक्शंस। फिर से अब ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, इन पर्टिकुलर फिजियोलॉजी में भी आ गए, फिजियोलॉजी में भी सब ब्रांच आ गए, तो इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, हेमाटोलॉजी। लॉजी आ गया फिर से, है ना, स्टडी ऑफ हिमैट यानी ब्लड से रिलेटेड, यानी कि तो ब्लड की स्टडी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, हेमाटोलॉजी। ठीक है, क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। बच्चे आपके मॉड्यूल के फर्स्ट पेज पे टेबल बना हुआ है, लोअर हाफ पे, फर्स्ट पेज के लोअर हाफ पे ब्लड टेबल बना हुआ है। उसमें कुछ थोड़ी सी मुझे लगता है चेंजेस करने की जरूरत है, थोड़ी सी करेक्शंस आ गई हैं उसमें। जब पीडीएफ कन्वर्जन के टाइम पे कुछ मिस्टेक्स क्रिएट हो गई हैं, तो उनको जरा आप चेक कर लीजिए। जो ओवरऑल 100% ब्लड ले, अगर 100% ब्लड का मतलब क्या है, एक टेस्ट ट्यूब हम ले रहे हैं पूरी ब्लड की भरी हुई, इसको हम प्रोसेस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेट वगैरह करके। अंडर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप। आप जैसे ही कॉलेज में एंटर करोगे तो अपने फर्स्ट ईयर में खुद भी आपके सारे प्रोसेसेस करोगे, तो उन प्रोसीजर्स से जब हम ब्लड की टेस्ट ट्यूब को गुजारते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह के बाद, तो क्या होता है, ब्लड 2 कंपोनेंट्स में बंट जाता है। एक सेल्स होते हैं उसके जो नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर क्लियर फ्लूइड दिखाई देता है। अब अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ ब्लड ली है, क्या होगा, जैसे यहां तक ब्लड फिल्ड है सपोज करो,
तो आफ्टर सेंट्रिफिकेशन, अगर सपोज करो यहाँ तक 100 तक मार्क है इसका, 1 to 100 तक मार्क है, तो क्या होगा, इन मार्क्स में 45 मार्क तक ये सेल्स से भर जाएगा और बाकी का क्लियर फ्लूइड भरा हुआ होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भरे होंगे, यानी कि ब्लड, अगर 100% ब्लड ले रहे हैं तो इससे हमें पता चलता है कि क्या होता है कि ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो ये जो फ्लूइड ऊपर है इसके, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, ये इसका 55% होता है, ब्लड का 55% होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सेल्स 45 मार्क तक है, तो 100 - 45 55, और बाकी ये जो ब्लड सेल्स हैं इसके, ये बाकी का 45% कंप्राइज करते हैं ब्लड। ब्लड सेल्स कह सकते हैं इनको हम, ब्लड कॉर्पसल्स कह सकते हैं। कॉर्पसल का मतलब बेटा होता है बॉडी, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, कॉर्पसल छोटी छोटी बॉडीज, ब्लड की बॉडीज यानी ब्लड के सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कंपोनेंट्स, डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं। ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स बेटर टर्म्स हैं, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा होता है 55%, अब हमने टेस्ट ट्यूब में दोनों चीजों को अलग कर लिया, अब हम सिर्फ प्लाज्मा ले लेते हैं अलग से, ठीक है, अलग टेस्ट ट्यूब में सिर्फ ले लिया हमने प्लाज्मा। अब डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स में से इस प्लाज्मा को हम गुजारेंगे देखने के लिए कि इसमें क्या कुछ है। अब ब्लड की बात नहीं है, अब हम प्लाज्मा को चेक करेंगे कि प्लाज्मा में क्या कुछ है। इसमें आपके मॉड्यूल में 2 ही तरफ एरो है, मैं कह रही हूँ 3 एरोज बना लो। यहाँ पे वाटर एक साथ लिखा हुआ है, वाटर को अलग कर लो। इसमें क्या होता है 100%, अगर हम 100% प्लाज्मा लेते हैं, 100% प्लाज्मा ले लिया हमने, सपोज करो 100 ml ले लिया सपोज करो, ठीक है, 100% प्लाज्मा की बात कर रही हूँ मैं। इसमें क्या होता है, वाटर होता है, वाटर 90 to 92% होता है, आपके 90 to 92% वाटर होता है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं और बाकी चीजें। प्रोटीन्स कितने होते हैं, 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। कितना रह गया, नियरली 1 to 2% रह गया। तो वो 1 to 2% क्या होता है, यहाँ पे अदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये अदर कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो बाकी 1 to 2% अदर कंपोनेंट्स होते हैं। आई रिपीट, प्लाज्मा का यहाँ पे हमने इसका 45th हिस्सा अलग कर दिया। अब 100% प्लाज्मा अगर लेंगे, उसका 90 to 92% का मतलब ही होता है 100 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हैं, तो 90 to 92% पानी होता है, प्रोटीन्स 6 to 8% होते हैं और ये बाकी अदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो पानी क्या करेगा, पानी इसका लिक्विड कंटेंट बना के रखने में हेल्प करेगा, इसको मास देगा और फ्लो में हेल्प करेगा, ठीक है, फ्लो में हेल्प करेगा। ब्लड क्या है, ब्लड है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड तो है, ये सबको पता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है। हम टिश्यू चैप्टर में भी कंप्लीट डिटेल करेंगे कि क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज इस चीज की, लेकिन फिलहाल तक के लिए ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बिकॉज कनेक्टिव मतलब क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। क्लियर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज व्हाई कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अभी तो वाटर जो है इसका मास बनाता है, लिक्विड ही बनाता है इसको, ताकि ये बहुत अच्छे से सारी बॉडी में फ्लो करके कंटेंट उसका अच्छा और हाइड्रेशन मेंटेन करता है ब्लड की, ठीक है। प्लस प्रोटीन्स में क्या कुछ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अकेले प्रोटीन्स में भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के 2nd पेज पे भी ये मेंशन है और आपके मॉड्यूल में भी ये मेंशन है। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। मैंने मॉड्यूल में ये दोनों ऐड किए हुए हैं, चारों ऐड किए हुए हैं।
एनसीईआरटी में ये प्रोथ्रोम्बिन वाला हेडेड नहीं है, लेकिन यू हैव टू डू इट. There are very few things which we have to do out of NCERT. I'll be mentioning those things separately. ज्यादातर NCERT is sufficient. अब ये 6 से 8% ये वाले प्रोटीन्स होते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस क्या है बच्चों? एल्बुमिन का फंक्शन क्या है? एल्बुमिन का फंक्शन है टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी. टू मेंटेन व्हाट? टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी. ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? एल्बुमिन टर्म आपने और कहा सुना हुआ है? आप लोगों ने जूनियर क्लासेस शायद सुना हो कि एग का जो व्हाइटिश पोर्शन उसके बाहर होता है, एग को हम अगर बॉईल करके भी काटते हैं तो क्या होता है, उसका बीच का पोर्शन येलो होता है और आउटर व्हाइटिश पोर्शन होता है. और लिक्विडी कंटेंट में ये कैसा होता है? लिक्विडी कंटेंट में अगर अंडे को फोड़ते हैं तो वो काफी ज्यादा व्हाइटिश फ्लूइड होता है, उसमें एक येलो सी गोली की तरह वो घूम रहा होता है. ठीक है, जो लोग ने अंडा नहीं देखा होगा उसको पिक्चर में या कहीं देख लेना नेट पे या कैसे. अदरवाइज जो लिक्विडी कंटेंट जो उसका व्हाइट ट्रांसलूसेंट सा मटेरियल, गाढ़ा सा होता है, चिपचिपा सा मटेरियल होता है, वो एल्बुमिन होता है. उसमें भी वो एल्बुमिन प्रोटीन होता है ज्यादा. अब एल्बुमिन को कैसा होता है? चिपचिपा, गाढ़ा. तो उसी तरीके की विस्कोसिटी, ब्लड को उतना ज्यादा गाढ़ा ब्लड नहीं होता, लेकिन इसमें इसका कंटेंट ऑब्वियसली कम है, तो वो गाढ़ापन या उसकी ऑस्मोलैरिटी यानी कि इसको पानी रिटेन करने में जो हेल्प करता है वो ये प्रोटीन करता है. पानी होता है इसमें, तो ये जो प्रोटीन है पानी को ब्लड के अंदर होल्ड करके रखने में हेल्प कर रहा है. दैट इज हम कह रहे हैं ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है. क्लियर? देन ग्लोबुलिन. जहां पे भी टर्म ग्लोबू, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको डिफरेंट टर्म्स बता रही हूँ. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई इंट्रा, इंटर, एक्स्ट्रा. अभी भी मैंने आपको कुछ ऐसी टर्म्स बताई और फिर से मैं ऐसी टर्म बता रही हूँ ग्लोबू. जहां पे भी हम ग्लोबू वर्ड यूज करेंगे, ग्लोबो, ग्लोबू ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे, इसका मतलब होता है ग्लोब जैसा. ग्लोब कैसा होता है? गोल. तो ये भी होते हैं गोल. ग्लोबुलिन यानी कि वो प्रोटीन्स जिनका स्ट्रक्चर गोल है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स. ये स्ट्रक्चर्स आप बायोमोलिक्यूल्स में, बायो और केमिस्ट्री दोनों में एक चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल्स, उसमें आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर करेंगे. लेकिन फिलहाल तक के लिए ग्लोबू वर्ड, वहां पे भी मैं आपको यही चीज बताऊंगी कि ग्लोबू वर्ड का मतलब होता है गोल, ग्लोब जैसा. तो ये प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर गोल होता है, दैट इज ग्लोबुलिन्स. और इन प्रोटीन्स को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं, पूरा नाम इनका है इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इम्यूनो का क्या मतलब है? इम्यूनिटी से रिलेटेड. वो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है. इम्यूनिटी क्या होता है? बॉडी की क्षमता बाहर के कीटाणु जो होते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं, उनसे लड़ने की. जैसे अभी कोरोना वायरस का आप लोग सुन रहे हो, तो कुछ लोग कहते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी हाई है उन लोगों को ये कम होता है. इम्यूनिटी का क्या मतलब है? जिन लोगों की बॉडी की क्षमता ज्यादा है बीमारियों से लड़ने की, तो इम्यूनो यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले ग्लोबुलिन्स. ठीक है, तो वैसे ये आगे भी आएगा, लेकिन अभी भी मैं आपको, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं इसको, आपको आगे काम आ जाएगा. तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है इनको हम शॉर्ट फॉर्म में आईजीज कह देते हैं. तो इनके ये 5 तरह की होती हैं. उसके लिए मैं आपको एक निमोनिक बताती हूँ, गेम. यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. तो गेम्ड वर्ड कर लो, उससे आपको ये आईजीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम याद हो जाएंगे. आईजी जी, आईजी ए, आईजी एम, आईजी ई एंड आईजी डी. ठीक है, आईजी ए एम ई डी. इनके डिफरेंट फंक्शंस हम पूरी बायोलॉजी में करते रहेंगे. फिलहाल तक जस्ट नाम याद रख लीजिए आप, आईजी ए एम ई डी. सिर्फ एक का फंक्शन आप इस चैप्टर में ध्यान दें, आईजीई का. स्पेशली आईजीई जो होता है, देखो एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप इसका फंक्शन याद करने के लिए इसको ऐसे लिख लो, ई के लिए. अब मैं ई पे फोकस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि सिर्फ आईजीई याद रखने के लिए हमें काम नहीं आएगा. एक और चीज हम आगे डब्ल्यूबीसीएस में करने वाले हैं, वहां पे भी आपकी ये ई काम आएगी. एलर्जिक रिएक्शंस में जो होता है आईजीई एंटीबॉडी है, वो हमारे काम आती है. ठीक है, डब्ल्यूबीसीएस में हम एक सेल्स का नाम करेंगे इओसिनोफिल्स.
ये भी ई से होते हैं, तो ये भी ई ई ई, ऐसे आपको याद रहेगा कि एलर्जिक रिएक्शंस में आईजीई और इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो हमारा काम करते हैं, हेल्प करते हैं हम लोगों को। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज अबाउट ग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। चलो मैं आपको डिटेल बताई देती हूँ थोड़ी बहुत इनकी। आईजीएम, एम फॉर मैं, ठीक है, मैं मतलब क्या करता है ये, मैं कैसे, ये सबसे आगे रहता है। जब भी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है, ये भाग के जाता है उस पैथोजन की तरफ, सबसे पहला अटैक आईजीएम करता है, ये कहता है मैं जाऊंगा, दैट इज वाई इसका नाम है आईजीएम, ऐसे करके याद कर लो, है ना। ये सबसे पहले भाग के जाता है कि मैं अटैक करूंगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अक्यूट इन्फेक्शन में ये काम आता है। कहाँ काम आता है ये? अक्यूट इन्फेक्शन में। अक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है बेटा? जो शॉर्ट ड्यूरेशन के अभी अभी हुए होते हैं, जैसे हम लोग को जुकाम हो जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, अभी अभी इन्फेक्शन हुआ, फिर 3 से 5 दिनों में तो ठीक हो जाता है, तो अक्यूट इन्फेक्शन। अक्यूट इन्फेक्शन में आईजीएम, जब आईजीएम का काम, जब इन्फेक्शन पुराना होना शुरू हो जाए, जिद्दी होना शुरू हो जाए, तो आईजीएम को रिप्लेस कर लेगी आईजीए, ठीक है। तो आईजीएम को आईजी, बाकी एंटीबॉडीज रिप्लेस करना शुरू कर देती हैं। अब हम आगे, अगर हमें चेक करना हो कि इन्फेक्शन, अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है, क्या उसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन है या अक्यूट है। क्रॉनिक का मतलब होता है पुराना इन्फेक्शन, तो हम उसके ब्लड चेकअप कराते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें आईजीएम एंटीबॉडीज का कंटेंट देखते हैं। अगर आईजीएम एंटीबॉडीज उसमें पड़ी है अभी भी, यानी कि इन्फेक्शन उसे रिसेंट हुआ है, वो अक्यूट इन्फेक्शन है। अगर आईजीएम एंटीबॉडीज बिल्कुल भी उसके ब्लड में हमें अभी नहीं दिखाई दे रही है या बहुत कम है उनका लेवल, फिर हम मान लेंगे कि वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उसको दूसरी एंटीबॉडीज टेक ओवर कर चुकी है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन बाकी एंटीबॉडीज पे आता है वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इस पे पता चल गया, अक्यूट इन्फेक्शन का, एलर्जी का, इस पे क्वेश्चन आता है। अब ये दोनों ज्यादातर कैसे रिलेटेड है, जो क्वेश्चन आपको आता है बेसिकली मैं उस पर फोकस करूंगी। प्रेगनेंसी होती है पहले, प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है उसके बाद चाइल्ड अपनी मदर के ऊपर मिल्क के लिए डिपेंडेंट होता है। पहले प्रेगनेंसी होती है कि पहले लैक्टेशन होती है? ऑब्वियसली प्रेगनेंसी पहले होती है, प्रेगनेंसी फिर लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है बेटा लैक्टेट करना, यानी बच्चे को दूध पिलाना मदर का। तो आपको इन दोनों में क्या क्वेश्चन आता है, आईजीजी पहले है, निमोनिक के अकॉर्डिंग जी पहले है फिर ए है, तो जी पहले है तो प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा के थ्रू ये वाली एंटीबॉडी है जो मदर से चाइल्ड को मिल जाती है। और आईजीए प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन, तो आईजीए एंटीबॉडी वो है जो मदर मिल्क के साथ बच्चे को मिलती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मैं रिवाइज करती हूँ। आईजीजी प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू मिल जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट आईजी, दिस इज द ओनली क्वेश्चन अभी तक ज्यादातर पूछा यही जाता है बस। आईजीए मदर मिल्क से बच्चे को मिलता है, ठीक है। मदर मिल्क के अलावा ये बाकी जो बॉडी की सिक्रीशंस होती हैं जैसे सलाइवा, स्वेट, इनमें भी ये पाया जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है मदर्स मिल्क के थ्रू, लेकिन आप अंडरस्टूड कर ही सकते हो कि बॉडी की बाकी सिक्रीशंस में भी ये होता है, सलाइवा वगैरह में भी ये होता है। और एम फॉर मैन, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन आता है पैथोजन से लड़ने सबसे पहले ये पहुंच जाता है आईजीएम। आईजीई एलर्जी, ई से एलर्जी, वैसे ए से होती है एलर्जी की, एलर्जी के स्पेलिंग मत गलत लिखने लग जाना, पेरेंट्स कहेंगे मैम स्पेलिंग गलत लिखवा दिया। एलर्जी के स्पेलिंग ए से ही होते हैं, जस्ट याद कराने के लिए आपको ई से करवा रही हूं मैं, क्योंकि आपको याद रहे कि इओसिनोफिल और आईजीई एंटीबॉडीज एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। जी एंटीबॉडीज के बारे में बेटा स्टडी बहुत कम है, इवन कि पीजी क्वेश्चंस में भी, पीजी एग्जाम जब आप एमबीबीएस करने के बाद एमडी एमएस करोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बारे में उसमें पूछा जाता है। नीट में तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, उसमें भी सिर्फ यही पूछा जाता है कि लीस्ट स्टडीड कौन सी है, तो ये है सबसे छोटी, और लीस्ट स्टडीड इसके बारे में ज्यादा स्टडी की नहीं गई है अभी तक, ठीक है जी। तो दिस वाज अबाउट ग्लोबुलिन। आगे आते हैं फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन्स हैं। इन दोनों प्रोटीन्स के बारे में हम बच्चे स्टडी करेंगे ड्यूरिंग क्लॉटिंग, ड्यूरिंग क्लॉटिंग, ठीक है। ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में काम आते हैं। जब बेटा हम लोगों की लग जाती है चोट,
हम लोग के चोट लग जाती है, ब्लड बाहर जाना शुरू हो जाता है। अगर ये दोनों प्रोटीन्स ना हो तो वो ब्लड पूरा का पूरा बह जाएगा। आप कहोगे मैम वो तो हमने कुछ प्लेटलेट्स का सुना हुआ है कि वो काम आते हैं। बिल्कुल प्लेटलेट्स भी होते हैं, ये भी काम आते हैं। और इसका पूरा प्रोसीजर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मैं आपको एक फ्लो चार्ट के अंदर करवाऊंगी एक बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी के लिए हम इनके जस्ट जनरल फंक्शंस कर रहे हैं। एल्बुमिन का ध्यान दें, मेंटेन्स ऑस्मोलैरिटी। ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन जिनको हम बोलते हैं, ग्लोबुलिन्स को क्या बोलते हैं बच्चों? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज, IgG, AMED, 5 तरह की IgG होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं डिफरेंट। ये हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्शन यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है बच्चों। देन फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन वर्ड ना समझ आए तो फिलहाल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। यानी कि जब चोट लग जाती है तो वहां पे क्लॉट बनाने के काम आता है ताकि ब्लड की ज्यादा लीकेज ना हो जाए। तो ये हो गया हमारी प्रोटीन्स कवर, वाटर कवर हो गया और अदर कंपोनेंट्स आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, अदर कंपोनेंट्स। इसमें भी बहुत कुछ आता है, 1 to 2% में ही बहुत कुछ आ जाता है। लेट मी रब दिस, देन आई विल स्टार्ट विद दिस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना तो फिर मैं इसको रख कर देती हूँ। अभी हम अदर कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अदर कंपोनेंट्स भी ऐसे मत लेके चलो कि हाँ 1 to 2% है, छोड़ो अदर्स क्लिक दो। नो, आपको पता होना चाहिए क्या है, बिकॉज वी हैव टू बिकम डॉक्टर्स। और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या कुछ याद रखना पड़ेगा? रट्टा मारोगे? नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था? लिविंग सेल को क्या कुछ चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए जो फूड से आता है, ऑक्सीजन चाहिए, ये वेस्ट रिलीज करता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता रहता है ना? तो क्या कुछ हो गया इसमें? मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें हर लिविंग सेल तक कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। और लिविंग सेल से ये वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग सेल से लेके जाता है बाहर कौन? फिर से ब्लड। ठीक है, हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है सब। तो अदर कंपोनेंट्स में ये सारी चीजें भी तो होंगी ना। तो सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन को देखें तो आइडिया लगा लो क्या कुछ होता है। ये मत बना देना यहाँ पे अदर्स में, इससे आइडिया ले सकते हो। न्यूट्रिशन में क्या कुछ होता है? फूड होता है। फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? आपने 10th क्लास में क्या किया है? वैसे मैं डाइजेशन आपका नेक्स्ट चैप्टर में डाइजेशन करवाऊंगी, बट स्टिल न्यूट्रिशन में क्या कुछ होता है? याद होगा आपको 10th स्टैंडर्ड में आपने किया था कि हम लोग जब खाते हैं कुछ तो सारी चीजें हमारे एंजाइम्स उन हमारे फूड प्रोडक्ट्स को काफी छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। डाइजेशन की आपने डेफिनेशन की थी कि इट इज द फिनोमिनन बाय व्हिच द बॉडी ब्रेक्स डाउन मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू अब्सॉर्बेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स। बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे और अब्सॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में वो तोड़ देता है। तोड़ देना, उस प्रोसीजर को हम डाइजेशन बोलते हैं, जिस चीज को बॉडी अब्सॉर्ब कर सके। फिर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बॉडी अब्सॉर्ब कहाँ करती है? ब्लड के अंदर जाता है, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स पड़ी होती है, वहां पे जाती है हर एक चीज। तो फिर से हम उसी पॉइंट में आ गए। न्यूट्रिशन में वो टूटता अब्सॉर्बेबल सब्सटेंस कॉन्सेप्ट। रोटी हम लेते हैं तो एसिड्स तो नहीं वो तोड़ के ब्लड में घोल सकते, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, तो ब्लड घोलता है उसको। अब वो कौन से हिस्से में टूटती है? आप लोगों ने किया था कि आप जब फूड लेते हो, जैसे शायद आप लोग को आपके टीचर्स ने बताई हो एक एग्जांपल कि चपाती का एक बाइट लो, नहीं बताई तो मैं अभी बता रही हूँ। चपाती एक उसका ड्राई बाइट लो, उसके ऊपर कुछ बिना सब्जी डाल के, बिना सॉल्ट वगैरह के, जस्ट उसकी एक सिंपल बाइट लो, उसको चबाना शुरू करो, धीरे धीरे अच्छे से चबाओ, उसको अंदर लो। आपको फिर अपने मुंह में कुछ टाइम बाद मिठास महसूस होगी। इमीडिएटली आफ्टर स्वालिंग मिठास महसूस होगी। तो क्यों होती है? क्योंकि रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं, उनको वो सिंपल शुगर में तोड़ देता है। तो वो मिठास जब महसूस हुई, वो सिंपल शुगर अंदर जाके हमारी बॉडी में अमाइलेज आपने किया था ना, सलाइवरी अमाइलेज ये काम करता है
कि जो शुगर्स होती हैं, जो स्टार्च होती है, आपने उसमें क्या करती है, सीधा ग्लूकोज में तोड़ देता है, नहीं वैसे स्टार्च को वो माल्टोस में तोड़ देता है, अमाइलोस। ठीक है, माल्टोस आगे इंटेस्टाइन में जाके 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में टूटता है। सिमिलरली बाकी भी सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हम खा रहे हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते रहेंगे। जितने भी ये शुगरी सब्सटेंसेस हैं वो ग्लूकोज में टूटेंगे। मिल्क में हमारी होती है लैक्टोस, वो भी सिंपल शुगर्स में टूटती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इन सब के लिए अभी ज्यादा टेंशन मत लेना, जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ, ये बायोमॉलिक्यूल्स में डिटेल करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, गैलेक्टोज भी एक तरह की मोनोसैकेराइड यानी सिंपल शुगर है जो बॉडी में अब्सॉर्ब हो सकती है, ब्लड के अंदर मिलाए के थ्रू एंटर कर सकती है। तो हम जितना भी कुछ कंज्यूम करेंगे, हमारी जो चीनी होती है, घरों में जो चीनी यूज करते हैं, वो एक ग्लूकोज और एक और मॉलिक्यूल होता है फ्रक्टोज, इसमें टूट जाती है। अब ये अब्सॉर्ब हो सकती है। ये वाले मॉलिक्यूल जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये सीधा अब्सॉर्ब नहीं होते ब्लड में, इनको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़ता है इन चीजों में, ये ब्लड में जाते हैं। तो ये सारे सिंपल शुगर्स ब्लड में होंगे। मेनली सबसे कॉमन इस स्टेज पे हम ग्लूकोज ही करते हैं, वो जस्ट एक आइडिया लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया था। वेट अ मिनट, लेट मी रब दिस। तो मेन हम क्या ले सकते हैं कि अदर कंपोनेंट्स में क्या है, ग्लूकोज हो सकता है, और एक ग्लूकोज ले लेते हैं, ऑब्वियसली सारे जिन पार्ट्स में शुगर होती है वो हो सकते हैं। फिर हम प्रोटीन्स लेते हैं। आपने ये भी कहना कि पेप्सिन होता है जो प्रोटीन्स को तोड़ता है, किसमें तोड़ देता है, आपने सीधा अमाइनो एसिड्स किया था, वैसे इसकी काफी डिटेल होती है, लेकिन इन द एंड इंटेस्टाइन तक जाते जाते डिफरेंट एंजाइम्स इन प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ ही देते हैं, लेकिन अकेला पेप्सिन नहीं तोड़ता। जस्ट अभी के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं, अमाइनो एसिड्स अब्सॉर्ब हो सकते हैं। और फैट्स होते हैं, फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। तो ये फिर से अब्सॉर्ब नहीं हो सकते, ये अब्सॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स भी इसमें होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या कुछ है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं और अमाइनो एसिड्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। और फूड में क्या होता है बच्चे, आप लोग देखते होंगे कि हम लोग क्या कहते हैं, मेडिसिन लेते हैं कई बार, तो वो मेडिसिन भी अब्सॉर्ब हो जाती हैं। तो डिफरेंट ड्रग्स हो सकते हैं जो मेडिसिन हम लेते हैं। और फूड जब हम लेते हैं तो आप लोग क्या करते हो, दही लेते हो। आपके घर पे आपको बोलते होंगे ना कि दही खाया करो, दूध पिया करो, उसमें ज्यादा क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो ऐसे सारे मिनरल्स, कैल्शियम ये भी उधर होगा, है ना, हड्डियों तक लेके जाएगा। फूड हम खाएंगे, उसको वो डाइजेस्ट होगा, अब्सॉर्ब होगा, वहां से फिर हड्डियों तक भी पहुंचेगा, हमारे दांतों तक पहुंचेगा। कैल्शियम होगा, यानी उसमें कैल्शियम होगा, फॉस्फोरस होगा, आयरन होगा। आपको कहते हैं ना पालक खाया करो, हरी सब्जी खाया करो, आयरन होता है उसमें, तो आयरन भी जाएगा। तो ये डिफरेंट, जिंक होएगा, तो हम जिंक, फॉस्फोरस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये डिफरेंट आयन्स होंगे, जो कि डिफरेंट मिनरल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी कम्प्लेक्स है वो हम आगे चल के करेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ड्रग्स, मिनरल्स, इन सबको हम मिनरल्स की कैटेगरी में ले सकते हैं। और क्या होता है खाने में, विटामिन, कहते हैं ना ऑरेंज खाओ विटामिन सी मिलेगा आपको, आप लोग को कहते हैं। तो वो विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के और बी एंड सी, इनको मैं अलग अलग क्यों लिख रही हूँ ये आगे पता चलेगा। ये दोनों वाटर सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। ये चीज हम डाइजेशन में करेंगे या बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में करेंगे। अभी के लिए जस्ट समझने वाली बात क्या है, मैं थोड़ी डिटेल में जा रही हूँ आज, लेकिन अभी समझने वाली बात ये क्या है, अदर कंपोनेंट्स में क्या कुछ है, न्यूट्रिशन के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ये जस्ट याद करने का तरीका बता रही हूँ। ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ड्रग्स हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ठीक है, ड्रग्स हैं, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सभी मिनरल्स और विटामिन, ये सब कुछ इसमें होगा। और क्या होगा, अभी ऑक्सीजन जा रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, ये क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस। तो इसमें रेस्पिरेटरी गैसेस भी इसमें होंगी।
और वेस्ट निकाल रहा है, किडनी में वेस्ट को फिल्टर हो रहा है, तो यहां तक भी ब्लड लेके जा रहे हैं ना, तो वेस्ट कौन सा होता है? यूरिया। यूरिया होगा। आप लोगों ने कुछ पेशेंट्स में सुना होगा इसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बोलते थे ना घुटनों में दर्द हो रहा है बुजुर्गों में, तो वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो यूरिक एसिड का कुछ मिनिमल अमाउंट बॉडी में हो सकती है, ह्यूमंस में कम होती है वैसे बहुत, तो वो यूरिक एसिड भी बॉडी में होता है। क्रिएटिनिन, ये सारे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब कुछ भी इसमें हो सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ड्रग्स, विटामिन, रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस यही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है हमारे अदर कंपोनेंट्स में। ये सब कुछ कहाँ होता है? हमारे अदर कंपोनेंट्स में। अभी कुछ नॉर्मल लेवल्स में आपको बता दूं, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का नियरली नॉर्मल लेवल 120 तक होता है, 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, अब एक डेसीलीटर की ये मैंने जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई आपको, ये एक रेंज होती है। वैसे मैं नॉर्मल बता रही हूँ कि नॉर्मली इतना हमें देखने को मिल जाता, नहीं तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग मतलब खाली पेट का लेवल अलग होता है और खाना खाने के बाद अलग होता है। तो आप क्या करो, नॉर्मल वैल्यू अगर आपको नहीं भी याद करनी, बिकॉज फास्टिंग और वैसे की अलग अलग होती है, तो जस्ट आप ये याद रखो कि ग्लूकोज एक नॉर्मल अमाउंट में हमारी बॉडी में होता है, लेकिन अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर ग्लाइसेमिया यानी कि शुगर लेवल बढ़ गया। किस केस में बढ़ता है बच्चों शुगर लेवल? डायबिटीज में, डायबिटीज मेलाइटस बीमारी है जिसमें हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाता है, यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके मॉर्निंग असेंबली में, स्कूल टाइम में अक्सर देखा होगा कि हाँ असेंबली करना शुरू कर रहे हैं, कुछ बच्चे चक्कर खा के गिर रहे हैं। वो क्यों होता है? जब वो ब्रेकफास्ट नहीं करके आते। ब्रेकफास्ट नहीं करके आते तो उनकी बॉडी में किस चीज की कमी होती है जिसके कारण चक्कर आ जाते हैं? ग्लूकोज की। तो उस केस में जब ग्लूकोज लेवल लो होता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपो ग्लाइसेमिया। ग्लाइसेमिया मतलब ग्लाइसो वर्ड स्टैंड्स, ग्लाइस के वर्ड स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, एमिया फॉर ब्लड, एमिया फॉर ब्लड, दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर ग्लाइके वर्ड स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज। हाइपो मतलब कम, फिर से यहाँ पे हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसे मतलब ग्लूकोज, एमिया मतलब ब्लड। ठीक है, हाइपर ग्लाइसेमिया ग्लूकोज लेवल ज्यादा, हाइपोग्लाइसेमिया ग्लूकोज लेवल कम। सिमिलरली कैल्शियम लेवल भी एक नॉर्मल लेवल होगा, तो कैल्शियम लेवल भी नॉर्मल लेवल से जब बढ़ जाएगा उसको हम कहेंगे हाइपर कैल्सेमिया। हाइपर कैल्सेमिया, एमिया फिर से ब्लड, कैल्शियम फॉर कैल्शियम, हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, फिर से कैल्शियम लेवल नीचे होगा तो हाइपो कैल्सेमिया, कैल्शियम लेवल कम हो गया। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। मैंने आज आपको बहुत सारी ऐसी टर्म्स बताई हैं, एंडो, एक्सो, हाइपर, हाइपो, कैल्से, ग्लाइसे, एमिया, ये जो कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई है इनको भी ध्यान में रखना, आपके आगे चल के बहुत काम आने वाली है। इवन की व्हेन यू गो इनटू योर मेडिकल कॉलेजेस, तो वहां पे एक क्वेश्चन अक्सर, हमारा 70 मार्क्स का पेपर होता है, अक्सर आ जाता है हम लोग को एक बाउंसर क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं। वहां पे क्या होता है बच्चों, दो पार्ट्स में 70 मार्क्स के पेपर में 35 मार्क्स का पेपर होता है, और 35 में से ईच 2 10-10 नंबर के क्वेश्चन और 3 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं अक्सर। तो 5 नंबर का क्वेश्चन में अक्सर एक बाउंसर क्वेश्चन डाल देते हैं जो ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा नहीं होता, और वो क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे मेरी इन ट्रिक्स से जो मैं आपको बताती रहती हूँ कि हाइपर का मतलब क्या है, कैल्से का मतलब क्या है, ये वर्ड्स को कोलैबोरेट करके आप ऐसे क्वेश्चन इवन कि आपके कॉलेज तक जाने के काम आएंगे, तब भी आपके काम आएंगे, लाइफ लॉन्ग काम आती रहेंगी। ये जो सब टर्म्स मैं आपको बताती रहती हूँ, इनको जरा ध्यान से लिखा करो। बेशक इनकी एक अलग पेज या अलग नोटबुक लगा लो छोटी सी, जहां पे इन टर्म्स को आप नोट किया करो। Fine. I hope today's lecture is very clear to you. I will repeat the things once. blood corpuscles बेटा हम कल करेंगे, कल वाले लेक्चर में करेंगे, जो मैं इस लेक्चर के बाद रिकॉर्ड करूंगी। ब्लड जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, हमने क्या कुछ किया आज? ब्लड क्या है बच्चों?
लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, लिक्विडी टेक्सचर है, ओपेक होता है, यानी कि इसके आप आर पार नहीं देख सकते हैं। मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीन जो जर्म लेयर्स होती है उनके जो बीच वाली लेयर होती है उससे ये ओरिजिनेट होता है। इसका नॉर्मल 5 to 5.5 लीटर्स होता है, 5 to 5.5 लीटर्स इसकी वैल्यू होती है। नॉर्मल एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन के अंदर 5 से लेकर के 5.5 लीटर्स। हिमेटोलॉजी इसकी स्टडी को हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेस। आज हमने प्लाज्मा की डिटेल स्टडी की है। इसका 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में वाटर होता है 90 to 92%, प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8%, अदर कंपोनेंट्स होते हैं 1 to 2%। वाटर इसका मास बना रहा है बेसिकली, प्रोटीन्स 6 to 8%, जिसमें प्रोटीन्स में हमने कौन कौन से किए, एल्ब्यूमिन जो कि इसका ऑस्मोलैरिटी यानी कि वाटर कंटेंट इसके अंदर जो है उसे होल्ड करके रखने में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं बच्चे, आईजीज जिनको मैंने लिखा GAMED करके, इसमें मॉर्निंग से मैंने आपको सभी इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम याद कराए। इनकी डिटेल हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नेक्स्ट ईयर भी करेंगे। फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन इनका नाम किया, जिसका मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी NCERT में सिर्फ फिब्रिनोजन दिया, प्रोथ्रोम्बिन नहीं दिया। ये दोनों बच्चे क्लॉटिंग में काम आते हैं, ये मैंने आपको बताया। फिर हमने बात की अदर कंपोनेंट्स की। अदर कंपोनेंट्स 1 to 2%, लेकिन उसमें देखो सबसे ज्यादा चीजें 1 to 2%। सबसे ज्यादा अदर कंपोनेंट्स में अगर नंबर की बात करें तो अदर कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा चीजें आ रही है न्यूट्रिशन में, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ड्रग्स, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सारे मिनरल्स आ रहे हैं, विटामिन आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस भी इसमें आ रही हैं, यूरिया, यूरिक एसिड जिनको कि हम वेस्ट कंसिडर करते हैं वो आ रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। थोड़ा मैंने जब मैं हटती हूँ तब मेरे को ध्यान में आता है कि मैंने थोड़ा स्लैंटिंग में लिख दिया है, लेकिन आई होप आप सभी चीजें आपको क्लियर होगी। ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गई, ये न्यूट्रिशन से याद रख सकते हो, मिनरल्स, ड्रग्स, विटामिन। देन रेस्पिरेटरी गैसेस आप इस फंक्शन से याद रख सकते हो, वेस्ट या यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये सब याद रख सकते हो। हर एक चीज की एडिक्वेट लेवल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, कैल्शियम के कुछ के लेवल्स मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल का एक मिनिमम लेवल होता है, हर एक चीज की, कोलेस्ट्रॉल भी इसमें होता है, इसके अलावा कोलेस्टेरॉल भी इसमें होता है। तो इसका भी एक नॉर्मल लेवल होता है कि ब्लड में कि इतना ही होगा, उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो नॉर्मल लेवल्स कोलेस्ट्रॉल के होते हैं और काफी अच्छे फंक्शंस हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं, हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी जब अपने नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम कॉज करता है। हर एक चीज का नॉर्मल लेवल होता है। इन सभी चीजों के अलावा और चीजें कौन सी होगी बेटा, हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स हमारे, जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो खाना डाइजेस्ट होने के साथ साथ में एंजाइम्स भी प्रोटीनेशियस होते हैं एक्चुअली हमारे, जब तो वो उनके पार्टिकल्स भी कुछ हद तक हमारे इसमें ब्लड के अंदर होते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, हार्मोन्स हो गए, हमारे फूड कंपोनेंट्स हो गए। हार्मोन्स भी एक जगह पे दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से रिलीज होते हैं, दूसरी जगह पे जाके एक्ट करते हैं, तो वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये सारे अदर कंपोनेंट्स हो गए। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी रहा है बाकी प्रीवियस लेक्चर से। मैंने पिछले लेक्चर्स कुछ छोटे रखे थे ताकि आप थोड़े फ्रेश हो जाओ। अभी आप लोग फेमिलियर हो चुके हो क्लास 11 से, और आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैक्सिमम आपको आपके मॉड्यूल से मिल जाएगा, और कुछ एक दो जो मैंने आपको करेक्शंस बोली हैं कि वाटर 90 to 92% है, इस चीज को करेक्ट कर लेना। वाटर के इमीडिएटली नीचे उन्होंने अदर कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, अदर कंपोनेंट्स ओनली 1 to 2%। वहां पे आप ब्रैकेट में लिख लो, वाटर लिखा हुआ ऊपर, नीचे अदर कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, वहीं पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि अदर कंपोनेंट्स कितने हैं, 1 to 2% हैं, ठीक है। प्रोटीन 6 to 8% है, वहां पे सिर्फ 2 कॉलम्स बने हैं, प्रोटीन्स और वाटर और अदर कंपोनेंट्स एक साथ हैं, तो उसको आप सेपरेट कर लीजिए। वाटर 90 to 92%, प्रोटीन 6 to 8, अदर कंपोनेंट्स 1 to 2%। तो आगे भी कुछ करेक्शंस, ब्लड सेल्स में भी एक आध करेक्शन होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। एक बार ये चीज आप अच्छे से पढ़ के ही नेक्स्ट लेक्चर लगाएं बेटा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर नाउ।